Bismillahirrahmanirrahim. I am Hassan Jamal, the teacher for the course of Advanced Accounting. Today our topic will be accounting for liabilities. इसमें हम बेसिकली देखेंगे कि जो liabilities हैं उनकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा हुआ है कि फिक्स एसेट को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। उसके अलावा हमने इन्वेंट्री पे बात की हुई है, कैश फ्लोज पे बात की हुई है, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग पे बात की हुई है, बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट को भी देखा हुआ है। तो आज हम देखेंगे कि लायबिलिटीज़ को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। जब हम लायबिलिटीज़ की बात करते हैं तो मेजरली लायबिलिटीज़ को क्लासिफाई किया जाता है करंट लायबिलिटीज़ में और नॉन करंट लायबिलिटीज़ में। करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं, यानी कि वो ड्यू होता है जो कि कंपनी ने सेटल करना होता है विद इन 1 ईयर। ऐसा उधार, इसको आप इस तरह कह लें, ऐसा उधार जो 1 साल के अंदर अंदर वापस करना है, उस तरह की लायबिलिटीज़ को करंट लायबिलिटीज़ बोलते हैं। उसकी रिकॉर्डिंग रिलेटिवली सिंपल है और हमने पिछले लेक्चर्स में उसको डिस्कस भी किया, नोट्स पेबल वगैरह को। जो यहाँ पे हमारा मेजर कंसर्न होगा वो हमारा कंसर्न होगा नॉन करंट लायबिलिटीज़ के बारे में। आपके कोर्स से रिलेटेड भी यूनिट आई थिंक 7 जो आपकी आउटलाइन का है उसमें यही नॉन करंट लायबिलिटीज़ की बात करें। यानी नॉन करंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी है जो कि बिजनेस ने पे करनी है लेकिन 1 साल के अंदर नहीं पे करनी। नॉर्मली इसका टेन्योर 1 साल से ज़्यादा होता है और अगर प्रैक्टिकली बात करें तो 5 से 10 साल तक की रेंज की ये लायबिलिटीज होती है नॉर्मली। नॉन करंट लायबिलिटी में सबसे बाकी लायबिलिटीज तो बड़ी ईजी है क्योंकि उसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट पे करना होता है। जैसे अगर आपने बैंक से 5 साल के लिए लोन लिया तो टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइंड होंगी, उसकी लायबिलिटी की रिकग्निशन होगी कि लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी, कैश या बैंक डेबिट हो जाएगा जब लायबिलिटी लेंगे, और पैसे जब वापस करेंगे कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा और लायबिलिटी रिवर्स हो जाएगी, और दरमियान में इंटरेस्ट जो पे हो रहा होगा उसकी कैलकुलेशन भी अपेरेंटली ईजी होगी क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों पार्टीज में डिफाइंड होगा। तो नॉन करंट लायबिलिटी में सबसे जो मेजर लायबिलिटी है जो हम स्टडी करते हैं और जिसके अंदर कम्प्लेक्सिटीज भी आती हैं, दैट इज बॉन्ड। बॉन्ड आर अ फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट बियरिंग नोट्स पेबल issued by a corporation, universities, and government agencies, sold in small denomination, usually $1,000 or multiples of $1,000. एक तो ये जो यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है नोट्स पेबल, ये आपको समझाने के लिए किया हुआ है कि इसी तरह एक नोट पेबल की तरह का एक डॉक्यूमेंट होगा, लेकिन नोट पेबल से बॉन्ड को कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। नोट पेबल जो प्रैक्टिकली अकाउंटिंग में कहा जाता है वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती हैं, नॉर्मली 30 डेज से या 15 डेज से 3 मंथ्स यानी कि 90 डेज तक या 180 डेज तक मैक्सिमम जारी होती है। बॉन्ड्स हम टर्म यूज कर रहे हैं फॉर अ नॉन करंट लायबिलिटी। ये वो पीस ऑफ पेपर है या वो कमिटमेंट है जिसमें कंपनी एक सर्टिफिकेट इशू कर रही है जिसको आप बॉन्ड कह रहे हैं, और ये लॉन्ग टर्म नेचर का है कि क्या हो रहा है, कंपनी एक बॉन्ड इशू कर रही है, अज्यूमिंगली ये 1000 रुपयों का, डॉलर को भी छोड़ दें, 1000 रुपये का नोट इशू कर बॉन्ड इशू कर रही है, और वो बॉन्ड की लाइफ अज्यूमिंगली 5 ईयर्स है और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो क्या होगा कि फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स हर साल कंपनी 10% इंटरेस्ट देगी, जो कि अगर 1000 रुपीज डिनोमिनेशन का है तो 100 रुपये इंटरेस्ट बनता है। यानी कि पहले साल में 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट जाएगा, दूसरे साल में 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट जाएगा, तीसरे साल में 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट जाएगा, चौथे साल में 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट जाएगा, और 5th ईयर में इंटरेस्ट भी जाएगा। और क्योंकि उसकी मेजोरिटी 5 ईयर्स है जो कि हाइपोथेटिकली हमने अज्यूम किया हुआ है, तो 5वें साल में इंटरेस्ट भी पे होगा, और जो उसकी ओरिजिनल अमाउंट थी, जो कि लायबिलिटी के केस में जनरली होता है कि जब आप लायबिलिटी खत्म करनी होती है तो उसकी ओरिजिनल अमाउंट आप वापस कर देते हैं और लायबिलिटी यानी कि उधार खत्म हो जाता है। बॉन्ड में भी ऐसे ही पीस होगा और कमिटमेंट होगी। ये नॉर्मली कंपनीज इशू करती हैं टू रेज फंड्स, और वो कैप जो शेयर होता है उसमें ऑनरशिप का पार्ट आपको देना पड़ता है, लेकिन जो बॉन्ड्स होता है ये इट इज अ लायबिलिटी इंस्ट्रूमेंट, और लायबिलिटी इंस्ट्रूमेंट जब भी कोई बिजनेस यूज करेगा तो उसके अगेंस्ट उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और ऑनरशिप का पार्ट ही देना पड़ेगा। तो अगर तो फाइनेंसिंग डेट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू है तो इट विल बी थ्रू बॉन्ड्स। ये बेसिकली बॉन्ड होते हैं। शेयर्स हमने पढ़े हैं, स्टॉक्स या शेयर्स, अमेरिकन बुक्स में स्टॉक्स बोलते हैं, ब्रिटिश बुक में शेयर बोलते हैं। तो
अच्छा, शेयर्स जो होते हैं एक्चुअली कंपनी की ऑनरशिप होती है, जबकि बॉन्ड में आपको कह रहा हूँ लायबिलिटी इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इन दोनों में बेसिक फर्क क्या होता है? स्टॉक्स रिप्रेजेंट ऑनरशिप, बॉन्ड्स रिप्रेजेंट डेट। यानी कि स्टॉक आपकी ऑनरशिप है, आपके पास शेयर है तो आप कंपनी के ऑनर हैं, जबकि अगर आपने बॉन्ड खरीदा है तो कंपनी का ये डेट है, यानी कि कंपनी ने आपको पैसे देने जो कि उधार की फॉर्म में। स्टॉक्स डू नॉट हैव अ फिक्स्ड डिविडेंड रेट। स्टॉक के केस में क्या प्रॉफिट होगा, ये क्या डिविडेंड मिलेगा, वो डिफाइंड ही नहीं होता। जितना कंपनी को प्रॉफिट होगा वो अपने ऑनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, और प्रॉफिट क्या होगा ये डिपेंड कर रहा होता है मार्केट सर्कमस्टेंसेस पे या कंपनी के ऑपरेशंस पे। तो कोई भी चीज फिक्स डिफाइंड नहीं होती कि हर स्टॉक पे इतना डिविडेंड मिलेगा। जबकि इंटरेस्ट, जब लायबिलिटी होती है तो इंटरेस्ट डिफाइंड होता है कि लेट्स सपोज एट द स्टार्ट ऑफ द एग्रीमेंट हम डिफाइन कर लेते हैं कि इंटरेस्ट 10% होगा, तो इसका मतलब पहले से ही उस पर जो प्रॉफिट है डिफाइंड है, जिसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। Stockholders can elect a board of directors which controls the corporation. Stockholders क्योंकि owners होते हैं तो वो कंपनी के वोटिंग राइट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और डेफिनेटली वोटिंग राइट से ही डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं। बॉन्ड होल्डर क्योंकि लायबिलिटी होल्डर है, उनका कोई वोटिंग राइट नहीं होता, उनका वो सिर्फ लायबिलिटी होल्डर है जिसके अगेंस्ट उनको इंटरेस्ट मिलेगा, और एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी अपने पैसे वापस मिल जाएंगे। Stocks do not have a maturity date. The corporation does not usually repay the stockholder. नॉर्मली जो शेयर्स या स्टॉक होते हैं उनकी कोई मेच्योरिटी डेट नहीं होती, वो इन्फिनिट लाइफ के लिए होते हैं। इन इट्स लाइफ आप सेल कर सकते हैं, लेकिन वो खत्म कभी भी नहीं होते क्योंकि कोई मेच्योरिटी लाइफ नहीं होती। स्टॉक की नॉर्मली जो मेच्योरिटी लाइफ होती है वो इन्फिनिटी होती है, जबकि लायबिलिटी के केस में हमेशा उसकी चाहे 5 साल हो चाहे 10 साल हो, कोई ना कोई मेच्योरिटी डेट जरूर होगी, और बॉन्ड्स के केस में भी ऐसे ही है। All corporation issue or offer to sell stock. This is the usual definition of corporation. कंपनी के केस में कंपनी एग्जिस्ट ही तब होगी जब वो शेयर इशू होगी, जबकि बॉन्ड इशू करना या ना इशू करना ये कंपनी के लिए ऑप्शनल है। कंपनी अगर चाहती है कि मार्केट से बॉन्ड इशू करके पैसे उठाए, दैट इज डेट फाइनेंसिंग, तो वो कर सकती है, लेकिन उस पर कोई मैंडेटरी नहीं है कि उसकी बॉन्ड्स इशू होंगे ही होंगे। जबकि कंपनी शेयर इशू के बगैर तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। Stockholders have a claim against the property and income of the corporation after all creditor claim have been met. Bond have a claim against the property and income of the corporation that must be met before the claims of stockholder. मतलब कि अगर कंपनी लिक्विडेशन पे चली जाए, वाइंड अप होने लग जाए, तो फिर पहले जो क्लेम होगा वो लायबिलिटी होल्डर का होगा, और इस केस में लायबिलिटी होल्डर्स का मतलब ये है कि बॉन्ड होल्डर। अगर तो कंपनी लिक्विडेशन में चलेगी तो पहले जिन जिन लोगों से कंपनी ने उधार लिया हुआ है पहले वो वापस होगा, यानी कि बॉन्ड के पैसे पहले वापस होंगे, और फिर अगर कुछ बच गया तो उसके ऑनर को मिलेगा, स्टॉक होल्डर को। तो अगर लिक्विडेशन के केस में बात करें तो बॉन्ड होल्डर की प्रायोरिटी स्टॉक होल्डर से ऊपर होगी। अच्छा, नॉर्मली लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बॉन्ड इशू कैसे होते हैं? इशू टू द इन्वेस्टर, जिसने इन्वेस्ट करना है वो कंपनी के बॉन्ड परचेज कर लेगा, फॉर कंपनी इट इज दैट, और जो इन्वेस्टर होगा उसके लिए एक एसेट बन जाएगा। इसमें होता क्या है, कंपनी का नेम लिखा होगा, उसकी फेस वैल्यू, कंपनी बॉन्ड की एक फेस वैल्यू होगी और एक वो वैल्यू होगी जिसको इशू हो रहा होगा, जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं। एक कोई ना कोई उसके ऊपर वैल्यू लिखी होगी, और इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे लिखा होगा। अगर बॉन्ड के ऊपर लिखा होगा कि ये बॉन्ड 1000 रुपए का है, तो अगर 10% इंटरेस्ट रेट है तो आपको इंटरेस्ट जब मिलेगा तो 1000 रुपए का 10% मिलेगा, जो कि उसके फेस के ऊपर वैल्यू लिखी होगी। उस पे मेच्योरिटी डेट भी लिखी होगी और उस पे इंटरेस्ट रेट भी लिखा होगा कि मतलब ये कि मेच्योरिटी डेट कब ये बॉन्ड मेच्योर हो जाएगा, कब इसकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी और कंपनी ने पैसे वापस करने। और उसके अलावा बात ये लिखी होगी कि इंटरेस्ट रेट इस पे कितना है, कितने पैसे पर एनम या जो है इस पे मिलेंगे। फेस वैल्यू, प्रिंसिपल ड्यू एट मेच्योरिटी। फेस वैल्यू के दो फायदे होते हैं। एक इसका ये होता है कि आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, और दूसरा फेस वैल्यू ये बताती है कि मेच्योरिटी के वक्त कितने पैसे वापस मिलेंगे, इसलिए फेस वैल्यू मेंशन होती है। मेच्योरिटी डेट वो डेट होती है जिसपे बॉन्ड मेच्योर हो जाएगा और पैसे वापस मिलेंगे, और इंटरेस्ट रेट मैं आपको बता दूंगा जो कि इंटरेस्ट होता है, जो कि उस पर प्रॉफिट मिलेगा। बॉन्ड देखने में कोई एक सर्टिफिकेट सा होता है, शेयर भी तकरीबन इसी तरह का होता है, बॉन्ड भी इस तरह का होता है। उस पर उसकी अमाउंट लिखी होती है, उस पर इंटरेस्ट रेट लिखा होता है, कंपनी का नाम लिखा होता है, और उसके अलावा अगर ये कंटेंट क्योंकि विजिबल नहीं है लेकिन मेच्योरिटी डेट भी इस पे लिखी होती है, क्योंकि यहाँ पे ये मेच्योरिटी डेट है इनफैक्ट। तो मेच्योरिटी डेट ये लिखी होती है और इसके नीचे ये सारी चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं और साइंड होता है कंपनी का, इस तरह का एक सर्टिफिकेट इशू होता है।
जो कि बॉन्ड का होता है। ये शायद अमेरिकन सर्टिफिकेट है, तो पाकिस्तानी सर्टिफिकेट का मे बी थोड़ा बहुत फॉर्मेट डिफरेंट हो, लेकिन कंटेंट्स मोर और लेस सेम होंगे। सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशन के अलावा ये सारी चीज़ें पाकिस्तानी सर्टिफिकेट में भी पाई जाएंगी। अब मेजर कंसर्न पे आते हैं। हमें ये पता लग गया कि बॉन्ड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, या जिसे नॉन करंट लायबिलिटी कहते हैं। हमें ये पता लग गया बॉन्ड में और शेयर में फ़र्क क्या होता है। हमें ये पता लग गया कि हमें ये पता लग गया कि जो है बॉन्ड से रिलेटेड एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, बॉन्ड के ऊपर क्या क्या लिखा हुआ होगा। अब हमने ये पता करना है कि अब जो मेजर कंसर्न है वो हमारा ये है कि इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। ठीक है, अब हमें मेजर कंसर्न हमारा ये है, क्योंकि हमारा कोर्स एडवांस अकाउंटिंग है, तो हमारा मेजर कंसर्न ये है कि बॉन्ड की अकाउंटिंग कैसे होगी। A corporation record bond transaction when it issues or retires the bond, when bondholder converts bond into to common stock। ये सेकंड क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं, इसको हम इग्नोर करेंगे। देखें, साफ सी बात ये है कि अकाउंटिंग का पर्पस ये है कि जो भी ट्रांजैक्शन हो उसको रिकॉर्ड करो। तो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या है, जब बॉन्ड इशू होंगे तो भी एक ट्रांजैक्शन है, उसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। जब बॉन्ड के अगेंस्ट ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ इंटरेस्ट पे करेगी कंपनी, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ेगी। और मेच्योरिटी डेट पे जब बॉन्ड के पैसे पे ऑफ हो जाएंगे, यानी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो उसकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। ये तीन ही कंसर्न हैं अकाउंटिंग के। अच्छा, बॉन्ड जब इशू होता है, पहला एलिमेंट क्या है कि बॉन्ड इशू, कंपनी बॉन्ड इशू कर रही है और कैपिटल डेट रेज कर रही है, फाइनेंसिंग कर रही है अपनी इन द फॉर्म ऑफ डेट, और उसके अगेंस्ट पैसे जनरेट कर रही है। यानी कि कंपनी ने 1,000 का बॉन्ड दिया, उसके अगेंस्ट 1,000 रुपए जनरेट कर लिया और कमिट किया कि 5 सालों तक हम आपको 10% इंटरेस्ट देंगे और 5 सालों बाद बॉन्ड मेच्योर हो जाएगा। इसको इशुएंस बोल रहे हैं। अब इशुएंस फेस वैल्यू पे भी हो सकती है, फेस वैल्यू से कम पे भी हो सकती है जिसको हम डिस्काउंट बोलते हैं, और फेस वैल्यू से अबव भी हो सकती है जिसको हम प्रीमियम बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि फेस वैल्यू 1,000 रुपए, अगर 1,000 रुपए का बॉन्ड कंपनी 1,000 रुपए का ही दे रही है, तो इसको हम बोलते हैं इशुएंस एट फेस वैल्यू। इसको फेस वैल्यू भी बोलते हैं, पार वैल्यू भी बोलते हैं। अगर तो 1,000 रुपए का बॉन्ड कंपनी ने डिस्काउंट किया हुआ है और 980 रुपीज का इशू कर रही है, तो इसका मतलब कि 20 रुपए का डिस्काउंट है, और इसको हम बोलते हैं इशुएंस एट डिस्काउंट। और अगर 1,000 रुपए का बॉन्ड कंपनी 1,020 रुपए का दे रही है, कोई भी वैल्यू जो कि अबव 1,000 हो, तो उसको हम बोलते हैं इशुएंस एट प्रीमियम। तो जब भी बॉन्ड इशू होगा, तीन ही सिनेरियो हो सकते हैं, या तो फेस वैल्यू पे इशू होगा, या डिस्काउंट पे इशू होगा, या प्रीमियम पे इशू होगा। इनकी अकाउंटिंग कैसे होगी वो भी अभी आगे हम देख लेते हैं। जी, पहली रजिस्ट्रेशन है, देवा कॉर्पोरेशन इशूज 100 5 year 10% $1,000 bond dated January 1, 2012 at 100% at 100% face value. The entry to record the sale is prepare journal entry Davar would make to accrue interest on। अच्छा, अभी पहले हम इंटरेस्ट की बाद में देखेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि इसकी रिकॉर्डिंग कैसे हुई है। देखें, पहला पहला क्या चीज़ है, उसने कहा है कि 100 बॉन्ड्स इशू हुए में एक बॉन्ड की वैल्यू 1,000 रुपीज है, और ये सारे के सारे 100% फेस वैल्यू पे इशू हैं। यानी कि एक बॉन्ड $1,000 का है, 100 बॉन्ड इशू हैं, तो यानी कितने के इशू हो गए, 100,000 के बॉन्ड इशू हैं। किस तारीख को हुए हैं, 1 जनवरी 2012 को, और 10% इस पे इंटरेस्ट रेट होगा फ्यूचर में। अभी हम इंटरेस्ट की एंट्री नहीं देख रहे। बस ये है, तो इसकी एंट्री क्या रिकॉर्ड होगी। एंट्री क्या है कि आपने 100 बॉन्ड इशू किए हैं, $1,000 का एक बॉन्ड है, तो उसके अगेंस्ट जो पैसे आपके पास आए होंगे, कंपनी के पास आए होंगे, वो 100,000 है, तो आपका कैश डेबिट हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीज इन कैश इज एक्चुअली एन इंक्रीज इन एसेट, एंड एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो डेबिट हो जाता है। और बॉन्ड्स पेएबल, क्योंकि ये लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर एक हेड क्रिएट हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे बॉन्ड्स पेएबल, और ये 100,000 से क्रेडिट हो जाएगा। ये एंट्री होगी जब आपका बॉन्ड इश्यू होगा फेस वैल्यू पे। इसके अंदर ना डिस्काउंट है ना प्रीमियम है, अभी डिस्काउंट और प्रीमियम नहीं है। अभी हमने जितने का फेस वैल्यू है उतने का ही बॉन्ड इशू किया है, और ये आपकी जनरल एंट्री है जो रिकॉर्ड होगी। अच्छा, इसके बाद अगर इसका इंटरेस्ट पे करना होगा अगले साल,
अच्छा 30, अब जाहिर बात है 1 जनवरी को अगर बॉन्ड इशू किया है तो इसका इंटरेस्ट कब एक्रू होगा, पहले साल के एंड में, जो कि 31 दिसंबर को हो गया इस साल। अच्छा तो इसकी एंट्री हमने की है इंटरेस्ट एक्सपेंस, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है। 10,000 आप देख लें, 1 लाख के बॉन्ड इशू किए थे, इस पे इंटरेस्ट रेट 10% है, तो पहले साल के एंड पे जो इंटरेस्ट बनता है वो 10,000 रुपये बनता है, $10,000 बनता है इन दिस केस। और इंटरेस्ट पेबल इज क्रेडिट। इंटरेस्ट पेबल इसलिए क्रेडिट किया क्योंकि अज्यूम किया कि 31 दिसंबर को ही इंटरेस्ट पे नहीं कर दिया, हम अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे जा रहे हैं। अगर तो इंटरेस्ट पे कर दिया होता है 31 दिसंबर को ही तो कैश या बैंक क्रेडिट होता, लेकिन हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि इंटरेस्ट उसने जनवरी की 4, 5 या किसी तारीख को पे किया होगा, लेकिन इस साल का जो इंटरेस्ट है उसको चार्ज तो करना है एक्रूवल बेसिस से, इसी साल को चार्ज करना है, तो इसलिए क्रेडिट जो हुआ हुआ है वो इंटरेस्ट पेएबल हुआ है। एंड दिस इज द एंट्री फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये चाहे बॉन्ड आपके प्रीमियम पे इशू होते हैं चाहे डिस्काउंट पे इशू होते हैं, इंटरेस्ट की एंट्री यही रहेगी, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि इंटरेस्ट चाहे बॉन्ड प्रीमियम पे इशू हुए हो, चाहे फेस वैल्यू पे हो, चाहे डिस्काउंट पे हो, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे ही पे होगा। तो इंटरेस्ट की एंट्री हमेशा यही रहेगी चाहे किसी भी सिनेरियो में बॉन्ड इशू हुए हो। दूसरा हमारे पास, अच्छा ये तब है, अच्छा अब ये इन्होंने बताया कि अगर तो इंटरेस्ट अभी पे नहीं किया साल के एंड में और पेबल रिकॉर्ड कर दिया, तो जब इंटरेस्ट पे हो जाएगा प्रैक्टिकली, तो अब आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट पेबल को रिवर्स कर देंगे, जो कि लायबिलिटी खत्म हो जाएगी और कैश या बैंक को क्रेडिट कर देंगे। ये वो एंट्री है कि जब प्रैक्टिकली इंटरेस्ट पे हो गया। इससे पहले हमने एंट्री की थी जब इंटरेस्ट एक्रू हुआ था, अब इंटरेस्ट पे हो गया तो इंटरेस्ट पेबल जो कि लायबिलिटी है खत्म हो गई और कैश या बैंक से पे किया खत्म हो गया। अच्छा मैंने आपको बताया बॉन्ड प्रीमियम पे इशू होता है या फेस वैल्यू पे होता है या डिस्काउंट पे होता है। फेस वैल्यू की एंट्री हमने देख ली है, अब हम देखते हैं कि प्रीमियम पे इशू, सॉरी पहले हम देखेंगे डिस्काउंट पे इशू होता है तो कैसे। डिस्काउंट का मतलब ये 1,000 रुपए का अगर बॉन्ड है और वो 1,000 से कम किसी अमाउंट पे इशू हो रहा है, इस केस में वही बॉन्ड जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, assume that on January 1, 2012 Candlestick Incorporation sells 100,000 5-year 10% bond at 98। अच्छा एक और बात याद रखिएगा, अगर पर बॉन्ड आपको वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी हुई तो ये याद रखिएगा कि उसकी वैल्यू $100, अगर डॉलर का क्वेश्चन है तो $100 होगी, और अगर आपका क्वेश्चन रुपीज में है तो पाकिस्तान में उसकी वैल्यू 1000 रुपीज होती है। तो उसने ये बताया कि 98% ऑफ द फेस वैल्यू, यहाँ पे वैसे लिखा हुआ भी है 98% ऑफ द फेस वैल्यू जो कि 98 रुपीज है, तो अपेरेंट है कि 100 रुपए का बॉन्ड रहा होगा जिसका 98% 98 रुपीज बनता है। तो यहाँ पे केस क्या है, 1,000 रुपए का एक बॉन्ड था जिसपे 10% इंटरेस्ट पे होना है, और वो 100 रुपए का एक बॉन्ड था जिसपे 10% इंटरेस्ट पे होना है, और इस केस में वो 100 रुपए वाला बॉन्ड इशू हुआ है $98 का। तो इसका मतलब पैसे कितने जनरेट हुए होंगे, 1,000 बॉन्ड अगर इशू है 98 के हिसाब से, तो पैसे जनरेट हुए होंगे 98,000, और बॉन्ड कितने के इशू हुए हैं जिसकी फेस वैल्यू 100,000। तो डिफरेंस क्या है, डिस्काउंट ऑन बॉन्ड्स पेबल कह लें या डिस्काउंट ऑन इशुएंस ऑफ बॉन्ड कह लें, तो वो आपका डेबिट हो जाएगा जो डिफरेंसेस हैं। अगर आप पहली एंट्री से कंपेयर करें तो बॉन्ड पेबल हमेशा फुल अमाउंट से ही क्रेडिट होंगे जो कि 100,000 है, कैश उतना डेबिट होगा जितना रिसीव हुआ है, पहले फेस वैल्यू में 100,000 रिसीव हुआ था तो 100,000 डेबिट किया था, डिस्काउंट के केस में रिसीव ही 98,000 हुआ है तो 98,000, जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट की वजह से है तो वो आपका डेबिट हो जाएगा, दैट इज $2,000। डिस्काउंट के केस में एक नया हेड क्रिएट होगा जिसको हम बोलेंगे डिस्काउंट ऑन बॉन्ड्स पेबल, और ये हमेशा डेबिट होगा। आई होप डिस्काउंट की एंट्री क्लियर होगी। ठीक है, ये फर्दर इसकी कैलकुलेशन है, इसको भी हम इग्नोर करते हैं। ये उसी की एग्जांपल है एक और कि अगर बॉन्ड 95 पे इशू होते और अगर 95 पे इशू होते और 900 बॉन्ड होते तो उसकी एंट्री कुछ इस तरह होती। ठीक है, ये सेम एंट्रीज हैं, सिर्फ सिनेरियो डिफरेंट है। अच्छा अब इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में ही शो होंगे, 100,000 की लायबिलिटी शो होगी और डिस्काउंट इसमें से माइनस हो रहा होगा, और ये इंटरेस्ट के साथ ही मोनेटाइज हो जाएंगे। ये आपको दिखाया गया है कि इसको फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो कैसे होगा। बॉन्ड पेबल और डिस्काउंट ये दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट में शो होंगे,
इनिशियली इस तरह, ताकि आपकी बैलेंस शीट शो भी ठीक कर रही होगी, दोनों लायबिलिटीज में होगी, 100,000 पॉजिटिव में हो रहे होंगे और ये 2,000 से नेगेटिव हो रहे होंगे, नेट ऑफ करके आपने फिलहाल शो करने। और ये 2,000 रुपये विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो भी बॉन्ड की लाइफ है, अगर 5 साल है तो 2000 डिवाइडेड बाय 5 इज 400 रुपीज, और इसको अपने 5 सालों में अमोर्टाइज करना है, जिस तरह आप डेप्रिसिएशन में चार्ज करते थे, बिल्कुल एग्जैक्टली जिस तरह डेप्रिसिएशन होती थी। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट इशू क्या है कि बॉन्ड उस अमाउंट से ज्यादा पे इशू हो जाए जो उसकी फेस वैल्यू, और इसको हम बोलते हैं प्रीमियम। कि इस बार 100 रुपए का जो बॉन्ड है वो 98 का नहीं इशू कर रहे बल्कि 102 का इशू कर रहे हैं, तो फिर कैश कितना आया होगा? 1,02,000, 102,000। बॉन्ड कितने के? 100,000 के। इस बार डिफरेंस डेबिट साइड पे नहीं होगा बल्कि क्रेडिट साइड पे होगा, तो एक और हेड क्रिएट होगा जिसको हम बोलेंगे प्रीमियम ऑन बॉन्ड पेबल, और इसको हम क्रेडिट करेंगे, और ये भी उसी तरह लायबिलिटी में शो होगा, लेकिन इस बार पॉजिटिवली शो होगा, टोटल करके इस तरह आ रहा होगा। ये वो एंट्रीज हैं जो आपको तब पास करनी है जब बॉन्ड इशू होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि इंटरेस्ट कैसे पे होगा, और इंटरेस्ट की एंट्री भी हमने देख ली है पीछे कि इंटरेस्ट की एंट्री, पहले इंटरेस्ट जो भी होगा, एक बार याद रखिएगा हमेशा कि इंटरेस्ट एक्सपेंस जब भी कैलकुलेट करेंगे वो आप फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे, जो कि उसकी फेस वैल्यू होगी, चाहे वो डिस्काउंट पे इशू हुआ हुआ है, चाहे वो प्रीमियम पे इशू हुआ हुआ है, चाहे वो फेस वैल्यू पे इशू हुआ है। जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है ये हमेशा फेस वैल्यू पे होगी, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे दिया जाता है, चाहे उसको डिस्काउंट पे इशू किया गया है, चाहे वो प्रीमियम पे इशू हुआ है या फेस वैल्यू पे इशू हुआ है। इसलिए ये वाली एंट्री तीनों केस में इंटरेस्ट की जो सब्सिक्वेंट एंट्री है वो सेम रहेगी। आखिरी बात जो रहेगी अब रिडेम्पशन है। अब 5 साल पूरे हो गए हैं और 1 लाख रुपए के जो बॉन्ड इशू किए थे अब वो वापस देने, मतलब वो मेच्योर होने लगे हैं। तो अब 5वें साल के एंड में आप बॉन्ड्स मेच्योर हो जाएंगे, सर्टिफिकेट वापस ले लेंगे, और 1 लाख रुपए जो लोगों से लिए हुए हैं, इंटरेस्ट तो आप हर साल पे करते आ रहे हैं, उसकी एंट्री आप पास करते रहें, और 1 लाख रुपए जो लोगों से लिए हुए हैं वो वापस कर देंगे और लायबिलिटी पे ऑफ करेंगे। तो सिंपली आपका बॉन्ड पेबल क्रेडिट साइड पे आ रहा था, उसको डेबिट कर देंगे, और डेबिट तब करेंगे जब उसके अगेंस्ट पैसे दे देंगे तो कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा, जिससे भी आप पेमेंट करें। रिडेम्पशन के वक्त जब 5वां साल, मतलब जो भी बॉन्ड की लाइफ, अगर 3 साल है तो 3 साल के बाद, अगर 5 साल है तो 5 साल के बाद, 10 साल है तो 10 साल के बाद, जब भी उसकी मेच्योरिटी का वक्त आ जाएगा, आपने बॉन्ड्स की जितनी अमाउंट है उसको रिवर्स कर देनी है, और उसके अगेंस्ट जो कैश और बैंक है उसको क्रेडिट कर देना है, और आपका बैलेंस शीट से बॉन्ड एग्जिस्ट करना खत्म कर जाएगा। पहले क्रेडिट साइड पे एंट्री थी, अब अपने डेबिट उतनी अमाउंट से कर दिया, तो इसका मतलब नेट जो रह गया वो 0 है। रिडीम्शन के वक्त आपको कुछ चीजें जो पता होनी चाहिए वो यही है कि बॉन्ड की कैरिंग अमाउंट क्या है, कैश कितना पे हुआ है। अगर तो रिडेम्पशन के वक्त भी कोई प्री कमिटमेंट है कि हम रिडेम्पशन के वक्त आपको फेस वैल्यू से ज्यादा पैसे देंगे, तो फिर आपकी जो एंट्री है वो उसी तरह होगी। अगर तो आपने पैसे ये कमिट किया हुआ है कि हम आपको पैसे जो देंगे वो, इसको प्रीमियम को आप फिलहाल इग्नोर कर दें, शुरू की बात है। अगर तो प्रीमियम पे इशू हुए थे तब की, अगर अज्यूम करते हैं फेस वैल्यू पे इशू हुए थे, और आपने ये कमिट किया कि जब मेच्योर होंगे, नॉर्मली फेस वैल्यू पे होता है, लेकिन अगर कोई प्री कमिटमेंट है कि हम आप जब मेच्योर होंगे तो हम आपको 100 की बजाय 103 रुपए पर बॉन्ड दे देंगे, तो सिंपली इस वाली एंट्री को फिलहाल इग्नोर कीजिएगा, प्रीमियम और बॉन्ड है। अगर तो ऐसा डिसाइड हुआ है कि हम आपको जब मेच्योरिटी के वक्त 103 रुपए दे देंगे, तो सिंपली कितने के बॉन्ड हैं? 1 लाख के, वो तो खत्म कर दें, डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट आपके 1,03,000 हो जाएंगे, क्योंकि आपने डिसाइड किया हुआ है कि 1,03 रुपए के हिसाब से हम इसको मेच्योर करेंगे, और आपको तो फिर आपको 1,03,000 रुपए देने पड़ेंगे। जो भी डिफरेंस है उसको हम लॉस ऑन रिडेम्पशन के तौर पे डेबिट कर देंगे। अगर ये डिसाइड होता है कि हम मेच्योरिटी के वक्त आपको पैसे कम देते हैं, तो फिर हम इसको गेन ऑन प्रीमियम करके क्रेडिट कर देते हैं। ये मेच्योरिटी के वक्त की कमिटमेंट है कि अगर फेस वैल्यू पे मेच्योरिटी हो रही है तो सिंपल जो एंट्री होगी वो ये वाली होगी कि बॉन्ड्स पेबल डेबिट हो जाएंगे, कैश क्रेडिट हो जाएंगे और अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे।
अगर तो रिडेम्पशन के वक्त भी कुछ डिसाइड किया हुआ है कि हम आपको फेस वैल्यू से ज्यादा पैसे देंगे, तो फिर उसकी एंट्री क्या होगी, पैसे जाहिर बात है बॉन्ड की वैल्यू से ज्यादा होंगे और डिफरेंस हम शो करेंगे लॉस ऑन रिडेम्पशन में। अगर पैसे कम है यानी कि कंपनी को फायदा हो रहा है, कंपनी बॉन्ड की वैल्यू से कम पैसे दे रही है, तो उस डिफरेंस को हम गेन ऑन रिडेम्पशन शो करेंगे और वो क्रेडिट साइड पे आता है। लॉस डेबिट साइड पे आ रहा है और गेन क्रेडिट साइड पे आता है। बाकी बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन इस तरह होती है, बैलेंस शीट में शो होता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में शो होता है, अगर तो डिस्काउंट है तो ये माइनस हो रहा होता है, अगर यहाँ पे प्रीमियम पे इशू हुए हुए होते हैं तो ये यहीं पे ऐड हो रहा होता है और टोटल में ऐड हो रहा होता है, ये अल्टीमेटली बैलेंस शीट में फॉल करता है। आज का लेक्चर यही तक था। आज हमने ये डिस्कस किया कि बेसिकली लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती क्या है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में सबसे मेन कंपोनेंट बॉन्ड का होता है। बॉन्ड में और शेयर में फर्क क्या होता है, हमने ये देखा कि बॉन्ड जब इशू होगा तो तीन तरह से इशू हो सकता है, या तो फेस वैल्यू पे होगा, या डिस्काउंट पे होगा, या प्रीमियम पे होगा। फिर हमने देखा जब तीनों पे इशू करने के लिए एंट्री के पास होगी, फेस वैल्यू पे क्या एंट्री पास होगी, प्रीमियम पे क्या एंट्री पास होगी, और डिस्काउंट पे क्या एंट्री पास होगी, और उसको बैलेंस शीट में किस जगह जाके डिफेक्ट किया जाएगा। फिर हमने ये भी देखा कि इंटरेस्ट जब पे होगा तो ईयर एंड पे जब वो पेएबल होगा तो फिर क्या एंट्री पास होगी, और उसके बाद जब प्रैक्टिकली वो पे हो जाएगा तब क्या एंट्री पास होगी। और रिडेम्पशन के वक्त अगर नॉर्मली जो आपके कोर्स में केस आएगा वो रिडेम्पशन एट पार वैल्यू ही होगा, तो जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है रिडेम्पशन के वक्त वो पार वैल्यू वाली ही आएगी। लेकिन इशुएंस पे तीनों आपके केसेस आपके कोर्स में एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। तो दिस वॉज इट फॉर द डे। आपके पास मेरा नंबर है, अगर कोई चीज़ आपको क्लियर ना हुई हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये लेक्चर इधर तक ही था, और आई थिंक हमारे लेक्चर्स भी जो कोर्स के हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो किसी भी लेक्चर में कोई इशू हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।